नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 365 में। मेरा नाम है चंदेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं हिस्ट्री 365। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो इससे पहले का जो क्लास हुआ था वो हमारा जो हमारा दक्षिण भारत का जो इतिहास था उसमें हम देखेंगे जो प्रारंभिक हमारे राजवंश देखने को मिलते हैं, चोल, चेर और पांड्य, उनके ऊपर आधारित था। और उसके बाद हम देखेंगे कि आगे चल के हमें दक्षिण भारत में सातवाहन वंश और तमाम जो सातकर्णी वंश, ऐसे हमें जो तमाम जो वंश देखने को मिलते हैं शक सातवाहनों का, वो सब हमने पहले से ही अपने जो किताब में डिस्कस कर लिया, उसको पहले से लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका जो लिंक है वो आपको दे दूंगा, तो आप जाके वहां से देख लीजिएगा। और उसके बाद आज का जो हमारा सेशन है वो हमारा राष्ट्रकूटों के ऊपर आधारित है, यानी जो राष्ट्रकूट वंश था उसके ऊपर आधारित है। राष्ट्रकूट वंश के ऊपर हमारा जो आज का सेशन है वो आधारित है। और आज हम राष्ट्रकूटों के बारे में देखेंगे कि राष्ट्रकूट की प्रारंभिक जो बातें थी वो क्या थी। तो सबसे पहले हम उनके बारे में देखेंगे, छोटी मोटी जो बातें हैं वो देखेंगे कि उनमें क्या सबसे ज्यादा हमें प्रारंभ में देखने को मिलती है। तो आपको एक बात बता दूं कि जो राष्ट्रकूट वंश है इसका जो संस्थापक के रूप में जिसको हम जानते हैं वो हमें दंती दुर्ग देखने को मिलता है। इस वंश का संस्थापक इस वंश का जो संस्थापक है वो हमें दंती दुर्ग देखने को मिलता है। दंती दुर्ग है। और एक बात आपको बता दूं कि जो ये राष्ट्रकूट थे यह चालुक्यों के कह सकते हैं कि चालुक्यों के सामंत थे। राष्ट्रकूट यह चालुक्यों के सामंत थे, चालुक्यों के सामंत थे। आपको बता दूं कि जो चालुक्य वंश हम देखते हैं तो वहां पे हमें इनका जो वर्णन देखने को मिलता है यही हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इनकी जो प्रारंभिक राजधानी है वो हमें मयूर खिद्दी देखने को मिलती है। इसकी प्रारंभिक राजधानी राजधानी मयूर खिद्दी थी। लेकिन आपको बता दूं कि जो ये पहली राजधानी हमें देखने को मिलती है उसके बाद जो ये राजधानी है वो परिवर्तित भी होती है। और उसके बाद हमें ऐसा वर्णन मिलता है कि जो हमें आप देखेंगे कि यह इनकी प्रारंभिक राजधानी थी। उसके बाद हम देखेंगे कि जो अमोघ वर्ष थे, जो अमोघ वंश हमें देखने को मिलेंगे। अमोघ वर्ष, यहाँ पे अमोघ वंश प्रथम कर सकते हैं क्योंकि इनके एक जो पुत्र थे उन्होंने इनकी उपाधि जो थी उसको धारण की थी, तो यहाँ पे हम प्रथम कर लेंगे। अमोघ वंश प्रथम ने इसकी राजधानी मान्यखेट को बनाया था। मान्यखेट को बनाया था। इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो इस वंश का जो संस्थापक है वो हमें दंती दुर्ग देखने को मिलता है। और यह जो वंश था यानी कि इसके जो प्रारंभिक शासक थे या कह सकते हैं कि वह सामंत थे और यह इनके सामंत थे, यानी कि जो चालुक्य थे, चालुक्य वंश के सामंत थे। और आप देखेंगे कि जो चालुक्य वंश का पतन का जो कारण है उसमें से हमें एक महत्वपूर्ण कारण ये देखने को मिलता है कि जो चालुक्य वंश है, विक्रमादित्य जो है या विजयादित्य हैं, उनके साथ ये कार्य करते हैं और उनके साथ रहते हैं। और उसके बाद जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो ये जो शासक है वह अपने आप को स्वतंत्र जो है वो घोषित कर देते हैं। उससे पहले ये सामंत के रूप में कार्य कर रहे थे। अब हम देखेंगे कि इनकी जो हमें कह सकते हैं स्रोत जो मिलते हैं वो क्या क्या स्रोत हमें देखने को मिलते हैं। तो हम पहले स्रोतों की बात करेंगे। तो स्रोतों में देखेंगे
हम पहले स्रोत के बारे में बात करेंगे कि हमें स्रोत मिलते क्या क्या है। तो आपको बता दूं कि इनके जो हमें प्रमुख स्रोत देखने को मिलता है वो हमें एक इन्हीं के वंश के शासक हैं जिनका नाम है गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय का एक हमें कह सकते हैं कि अभिलेख देखने को मिलता है जहां पे राधनपुर में यह स्थित है। राधनपुर, राधनपुर। और इसके बाद हमें जो दूसरी कह सकते हैं कि जो दूसरा देखने को मिलता है वह वनी एवं जो वनी दोरी दोरी अभिलेख 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 इसमें हमें इनके बारे में जो जानकारियां हैं वो देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो अमोघ वर्ष हैं इनके भी हमें कुछ कह सकते जो अमोघ वर्ष हैं अमोघ वर्ष प्रथम के हमें एक इनके भी अभिलेख देखने को मिलते हैं। इनके अभिलेख का जो नाम है वो हमें संजन का अभिलेख देखने को मिलता है। संजन का अभिलेख। और एक हमें शासक इसी वंश के हमें देखने को मिलेंगे जिनका नाम हमें देखने को मिलता है गोविंद तृतीय। हमने यहाँ पे गोविंद जो तृतीय थे इनके बारे में देखा था। उसके बाद हम देखेंगे कि गोविंद जो हमें चतुर्थ देखने को मिलेंगे उनके भी हमें अभिलेख देखने को मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूं गोविंद, यहाँ पे मैं लिख देता हूं चतुर्थ। गोविंद चतुर्थ का काम्बे अभिलेख, काम्बे एवं एक और अभिलेख हमें यहाँ पे देखने को मिले ताम्रपत्र है। ध्यान दीजिएगा ये ताम्र अभिलेख है जिसमें देखने को मिलता है काम्बे का और संगली का लेख। संगल का ताम्र लेख, ताम्र अभिलेख। ताम्र अभिलेख। एक बात और आपको बता दूं कि जो ये हमें कह सकते हैं कि जो अमोघ वर्ष का हमें संजन अभिलेख देखने को मिलता है इसमें ऐसा हमें वर्णन देखने को मिला है कि यह यदुवंशी वंश के थे। ऐसा इसमें वर्णन हमें देखने को मिला है कि संजन अभिलेख में हमें ऐसा वर्णन देखने को मिलता है। यह जो थे यानी कि जो राष्ट्रकूट थे, राष्ट्रकूट वंश के लोग जो थे वो यादव कुल से कह सकते हैं कि बिलोंग करते थे। उनका ऐसा वर्णन हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम इनके बारे में देखेंगे कि अब इनके बारे में इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनके बारे में, इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो देखेंगे। सबसे पहली बात आपको बता दूं कि जो राष्ट्रकूट वंश है यह दक्षिण भारत का एक प्रमुख वंश के रूप में हमें देखने को मिलता है। राष्ट्रकूट वंश दक्षिण भारत का प्रमुख वंश था, प्रमुख वंश था। इनके बारे में हमें तमाम जो बातें हैं वो देखने को मिलती है। आप चाहे इनको त्रिपक्षीय संघर्ष में देखेंगे तो वहां पे भी हमें इनके बारे में वर्णन देखने को मिलता है। जब त्रिपक्षीय संघर्ष को मैं आपको पढ़ाऊंगा बताऊंगा तो उनमें इनके बारे में बताऊंगा। फिलहाल आप इनके नॉलेज के लिए ये चीज देख लें ताकि मैं आपको जब उसको बताऊं तो आप इसको कनेक्ट कर पाए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इनका जो त्रिपक्षीय संघर्ष है उसमें भी हमें देखने को मिलता है। इसी वंश के एक कह सकते हैं कि शासक हैं, वो त्रिपक्षीय संघर्ष में पहली बार जो है वो भाग लेते हैं। उनका नाम हमें ध्रुव देखने को मिलता है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि राष्ट्रकूटों के बारे में देखेंगे तो राष्ट्रकूट जो थे वो दक्षिण भारत के कह सकते हैं कि एक प्रमुख राजवंश के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। एक बात और आपको बता दूं कि जो राष्ट्रकूट थे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि चालुक्यों के सामंत थे। तो आप देखेंगे कि चालुक्यों की हमें जो विशेषता देखने को मिलती है भारत में वो हमें 5 प्रकार के चालुक्य देखने को मिलते हैं। वातापी के चालुक्य, बादामी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य और एक चालुक्य हैं उनके बारे में हमें देखने को मालवा के चालुक्य। ऐसे में जो 5 चालुक्य हैं उनके 5 प्रमुख शाखाएं हमें जो है
वो देखने को मिल जाती है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि यह जो थे राष्ट्रकूट जो थे यह वेंगी के चालुक्य के सामंत थे। यह वेंगी के चालुक्य के चालुक्य के सामंत थे। वेंगी के जो चालुक्य थे उनके ये सामंत थे। सॉरी माफ कीजिएगा, वेंगी के चालुक्य नहीं होगा, यहाँ पे वादापी के चालुक्य था। वादापी के चालुक्य जो है उनमें हमें इनका वर्णन देखने को मिलता है कि यह जो थे इन्होंने वादापी के चालुक्यों के साथ सामंत का जो कार्य था वो इन्होंने किया था। कई युद्धों में इन्होंने भाग लिया था उनके साथ और कई युद्धों को इन्होंने जीता भी था। तो हम अभी उनके बारे में आगे जो है वह चर्चा करेंगे। एक बात और आपको बता दूं कि जो बादामी के चालुक्य हैं उनका जो विनाश हुआ था वो इन्हीं के कारण हुआ था। तो इस चीज को भी आप नोट कर लीजिएगा कि बादामी के चालुक्यों का विनाश का विनाश राष्ट्रकूटों के कारण हुआ था। आप देखेंगे कि जब चालुक्य वंश का जो हमें कह सकते हैं विघटन वर्ष देखने को मिलता है तो उसमें इनका जो एक रोल है वो हमें अहम देखने को मिलता है कि जो बादामी के चालुक्य हैं इनका जो हमें कह सकते हैं कि जो इनका विघटन का काल जब हमें प्रारंभ देखने को मिलता है उसमें हमें राष्ट्रकूटों का सबसे ज्यादा योगदान देखने को मिलता है। इन्होंने किस प्रकार से उनको उनके मरने के बाद यानी कि जो प्रमुख शासक थे उनके देहांत होने के बाद उनके मरने के बाद जो ये थे इन्होंने पूरी तरह से अपने राज्य पे कब्जा कर लिया था, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तो वो सारी बातें जब हम उनके बारे में पढ़ेंगे चालुक्यों के बारे में तो हम इनको देखते हुए चलेंगे। आप फिलहाल इनके एक कह सकते हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर जो है अपना पकड़ बना के रखिए। उसके बाद हम देखेंगे कृष्ण के तृतीय अभिलेख से ज्ञात होता है कि राष्ट्रकूट वंश जो थे वो तुंग के आदि पुरुष थे। कृष्ण तृतीय के अभिलेख से ज्ञात होता है कि राष्ट्रकूट जो थे वो तुंग प्रजाति के थे। राष्ट्रकूट तुंग वंशज थे। जो राष्ट्रकूट थे वो तुंग वंश के थे, यानी कि इनका हमें जो जानकारी देखने को मिलता है कि ये तुंग वंश में थे तथा इनका जो आदि पुरुष है हमें देखने को मिलता है वो रट्ट देखने को मिलता है तथा इनका आदि पुरुष रट्ट था। इस प्रकार से हम देखेंगे। एक बात और आपको बता दूं कि अशोक के अभिलेख में हमें रट्टों का जो वर्णन देखने को मिलता है, अशोक के कई अभिलेख में हमें रट्टों का वर्णन देखने को मिला है, तो हो सकते हैं कि ये वही रट्ट थे। और एक बात आपको बता दूं कि एक हमारे इतिहासकार हैं उनका नाम हमें देखने को मिलता है, वह कहते हैं कि यह जो थे यानी कि जो राष्ट्रकूट थे इनका वो एक तुलना करते हैं और कहते हैं कि आज के यानी कि जो आधुनिक भारत में हम जब आधुनिक भारत को पढ़ते हैं उसमें मराठों को पढ़ते हैं तो मराठों का एक कैसे जो प्रजाति थी वो हमें राष्ट्रकूटों से प्रेरित थी, ऐसा हमें देखने को उसमें वर्णन देखने को मिलता है। तो आगे हमें अभी उनके ऊपर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जो राष्ट्रकूटों के शब्द के बारे में हम देखेंगे कि राष्ट्रकूटों की जो शब्द है उसकी उत्पत्ति है उस किस प्रकार से हमें देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले एक चीज और देख लेंगे राष्ट्रकूटों के बारे में। राष्ट्रकूटों के बारे में देखेंगे तो जो राष्ट्र का जो अर्थ होता है वो प्रांत होता है और कूट का अर्थ होता है उसका पति, यानी कि जो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि राष्ट्रकूट का जो मतलब होता है तो राष्ट्र का मतलब होता है प्रांत
प्रांत, और जो कूट थे इनका मतलब होता था पति। कूट का मतलब होता था पति। तो इस चीज को आप नोट करिएगा कि जो राष्ट्र थे, राष्ट्र का प्रांत, यानी कि आप देखेंगे कि यह एक सामंत जो थे उनका भी जो कार्य था वो अपने प्रांत का कह सकते कोई अधिकारी के रूप में यह कार्य कर रहे थे। तो ऐसा कह सकते हैं इनको कि प्रांत का अधिकारी थे। इनका जो हमें वर्णन देखने को मिलता है, लेकिन बाद में यही जब एक कह सकते हैं कि एक वर्चस्व में आ जाते हैं, राजा की जगह पे जब कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं, वहां पे हमें ये देखने को मिलता है कि इन्होंने अपना ये चीजों को, यानी कि ये जो राष्ट्रकूट कहा जाता था, इसको ही इन्होंने अपनी जाति का कह सकते हैं कि जाति बना लिया था। तो ये उसमें परिवर्तित हो गए, यानी कि बाद में इन्होंने इसे अपनी जाति में परिवर्तित कर लिया। जाति में परिवर्तित कर लिया। तो इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है कि यह पहले सामंत के रूप में कार्य कर रहे थे, वे बादामी के जो चालुक्य थे उनके साथ कार्य कर रहे थे, और उसके बाद जब वो कार्य करते करते आगे बढ़ते हैं तो जब उनका विघटन स्टार्ट होता है तो उनमें एक अहम जो रोल है वह यह निभाते हैं, और उसके बाद यह एक स्वतंत्र शासक के रूप में जो है उभर के आते हैं और कार्य अपना प्रारंभ कर देते हैं। इनकी जो राजधानी मैंने आपको बताई थी कि इनका जो राजधानी था वो हमें प्रारंभ में मयूर गिद्दी देखने को मिलता है। उसके बाद जो हमें दूसरी राजधानी देखने को मिलती है, यानी कि यह जो राजधानी थी यह कह सकते हैं कि सामंत की राजधानी हो सकती है या और भी कोई चीज हमें देखने को मिलती है। लेकिन उसके बाद हम देखेंगे जब अमोघ वर्ष के बारे में हम जब देखते हैं तो अमोघ वर्ष जो थे इन्होंने मान्यखेट को अपनी राजधानी बनाई थी, यानी जो मान्यखेट थी। एक बात और आपको बता दूं कि अमोघ वर्ष ने जो ये मान्यखेट का कह सकते हैं कि निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। अमोघ वर्ष को मान्यखेट का निर्माता भी माना जाता है। इसलिए इनको इसका निर्माता माना जाता है क्योंकि इन्होंने ही इस जो राजधानी को बसाया था और यहाँ पे एक उन्नत का जो कार्य था वो इन्होंने इसमें किया था। इस प्रकार से हमने इनकी जो प्रारंभिक विशेषता थी उसको देखा। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि इनके बारे में जो हमें और भी वर्णन देखने को मिलते हैं उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो संजन अभिलेख है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अमोघ वंश का जो संजन अभिलेख हमें देखने को मिलता है इसमें इन्हें यदुवंशी कहा जाता है। इनका जो वर्णन है हमें यदुवंश के रूप में जो था वो दिखाया जाता है, और इनके जो पैतृक परंपरा था वो यादव का ही देखने को मिलता है। यादव का एक सात्विकी है, उनसे इन्होंने अपनी कह सकते हैं कि जो विशेषता है उसको जोड़ी है। इस चीज को भी आप नोट कर लीजिएगा कि इन्होंने अपनी यादव जाति को एक कह सकते हैं कि एक वो है, उनसे इन्होंने अपना जो जोड़ा है उनका नाम है सात्विकी से जोड़ा है। ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में देखने को मिल जाता है। एक बात और हम बता दें आपको कि अशोक के अभिलेख में ही मैंने आपको बताया था कि रट्ट शब्द का जो प्रयोग है वो हमें देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे उच्चारण किया था कि इनका जो प्रारंभिक बात है वो हमें रट्ट कुल का देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि जो इनका आदि पुरुष है वो हमें रट्ट देखने को मिलता है। तो जो रट्ट है ये हमें अशोक के अभिलेख में देखने को मिला है, ऐसा वर्णन हुआ है। अशोक के अभिलेख में रट्ट शब्द का प्रयोग हुआ है। जो रट्ट शब्द का जो प्रयोग है वो हमें अशोक के अभिलेख में देखने को मिलता है। अल्टेकर का जो मत है वो कहते हैं कि इन्हीं रटिकों को जो कह सकते हैं कि अल्टेकर का मत है कि राष्ट्रकूट इन्हीं रटिकों के संतान थे। जो राष्ट्रकूट थे ये इन्हीं रट्ट से उत्पन्न हुए थे रटिक,
उन्हीं की यह संतान थे, ऐसा वर्णन हमें देखने को मिलता है। क्योंकि आप देखेंगे अशोक के अभिलेख में अगर इनका वर्णन है तो कितने प्राचीन हो जा रहे हैं। और हम देखें जो राष्ट्रकूट है ये 6वीं शताब्दी के हमें देखने को मिलते हैं। जो 6वीं शताब्दी हमें देखने को मिलती है, लगभग ये 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में हमें देखने को मिलते हैं। 5वीं सदी के या 6वीं सदी के बीच में हमें इनका जो समय है वो हमें देखने को मिलता है। हालांकि जो जब ये मौलिक रूप से यह आते हैं इन एक राज्य पे, जब यह राज्य के रूप में यह शासक के रूप में जब कार्य करते हैं तो ये 733 ईस्वी में 733 ईस्वी में यह एक वर्चस्व में आते हैं। फिलहाल अभी इनका जो एक जीवन है वो सामंत का है, तो सामंत के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूं अल्टेकर महोदय का कहना है कि रठिक शब्द से रठिक की संतान ही यह रट थे, यानी कि जो रठिक थे उन्हीं की यह संतान थे जो हमें देखने को मिलता है। रठिक शब्द का प्रयोग हुआ है हमें देखने को मिलता है। तो जो राष्ट्रकूट थे वो रठिकों की संतान थे। महोदय का कहना है कि राष्ट्रकूट रठिकों की संतान थे। तो हमें ऐसा इनके बारे में जो एक वर्णन देखने को मिलता है वो मिल जाता है। एक बात और आपको बतानी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है सीवी वैद। वो कहते हैं कि राष्ट्रकूट जो थे उनको ऐसा मानते हैं कि राष्ट्रकूट जो थे वो मराठों के पूर्वज थे। तो यहाँ पे मैं इसको भी लिख देता हूँ, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा कि एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है सीवी वैद। इतिहासकार सीवी वैद, सीवी वैद का कहना है कि जो राष्ट्रकूट हैं यह कह सकते हैं कि राष्ट्रकूट जो है वो मराठों के पूर्वज हैं। राष्ट्रकूट मराठों के पूर्वज हैं। पूर्वज हैं। ये तो रहा, मैंने एक प्रारंभिक बातें जो थी इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो उसके हिसाब से मैंने आपको बताया कि इनके बारे में क्या था। अब हम देखेंगे जो दंती दुर्ग है, यहाँ से हमें सबसे पहले जो शासक के रूप में या कैसे हैं सामंत के रूप में जो हमें वर्णन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम इन्हीं से स्टार्ट करेंगे कि इनके बारे में क्या क्या जानकारी हमें देखने को मिलती है, इन्होंने क्या क्या अपने शासनकाल में किया है, या इन्होंने क्या क्या अपने राज्य में किया था, इन्होंने क्या क्या बसाया था, उसके बारे में जो वर्णन है वो हम देखेंगे। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं ये प्रारंभिक बातें हैं। और उसके बाद हम दंती दुर्ग से, यानी कि जिन्होंने इस वंश को संस्थापित किया था उनसे वहीं से स्टार्ट करेंगे, इन्होंने किस किस प्रकार से अपना जो है वो कार्य हमें किया था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसका नोट जरूर से जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि मैं कुछ क्विज होते हैं जो मैं आपके लिए चलाता हूँ और उसमें मैं इन्हीं से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछता हूँ। आप जरूर से जरूर उनका जो आंसर है वो दिया कीजिएगा, ताकि इसमें आपको उसके बारे में जो जानकारी है वो मिलती रहे। तो आपका जो एक प्रिपरेशन है वो होता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देखेंगे दंती दुर्ग के बारे में। राष्ट्रकूट के पहले शासक दंती दुर्ग के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे कि इनकी उपाधि क्या क्या थी, इन्होंने क्या क्या उपाधियां धारण की थी। तो हम देखेंगे इनकी जो पहली उपाधि हमें देखने को मिलती है वो महाराजा धीराज की देखने को मिलती है। पहली उपाधि जो है वो महाराजा धीराज की हमें देखने को मिलती है। उसके बाद हमें जो दूसरी उपाधि देखने को मिलती है वो परमेश्वर की देखने को मिलती है। परमेश्वर
आप देखेंगे जो परमेश्वर है इसमें हमें इनका वर्णन देखने को मिलता है। परमेश्वर का हमें वर्णन अभी आगे देखने को मिलेगा कि इन्होंने किस प्रकार से अपना जो कह सकते हैं कि एक उपाधि है इसको धारण किया है। उसके बाद इन्होंने पृथ्वी वल्लभ की उपाधि धारण की है। पृथ्वी वल्लभ की उपाधि धारण की है। तो इस प्रकार से हमें इनके जो 3 उपाधियां हैं वो देखने को मिलती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं वो यही है दंती दुर्ग, यानी कि दंती दुर्ग का एक जो पॉइंट है उस बात को आप नोट कर लीजिएगा कि यह जो थे दंती दुर्ग के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इनके युद्धों के बारे में। तो हम देखते हैं कि दंती दुर्ग जो थे इन्होंने सबसे पहले सिंध में जो कह सकते हैं कि जो सिंध में अरब थे उनको इन्होंने हराया था। इस प्रकार से हम देखेंगे आपको एक पॉइंट नोट कर लेना है कि दंती जो दुर्ग थे इन्होंने इस राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक के रूप में थे। तो अब हम आगे बढ़ते हुए इनके चलेंगे। यह जो दंती दुर्ग ने सर्वप्रथम सिंध में अरबों को हराया था। सिंध में अरबों को हराया था। तो इनके बारे में देखने को मिलता है कि सबसे पहले ये सिंध में अरबों से जो है युद्ध लड़ते हैं। उसके बाद दंती दुर्ग को इसी कह सकते हैं कि इसी युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में जो चालुक्य वंश के शासक थे उस समय हमें देखने को मिलते हैं विक्रमादित्य जो थे उन्होंने इनको पृथ्वी बल्लभ का जो एक उपाधि जो है वो दिया था। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो एक एक उपाधि के बारे में हम देखेंगे कि इन्होंने कब महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, कब इनके बारे में परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो ऐसा जो वर्णन है हम एक देखते हुए चलेंगे। इसी जीत की उपलब्ध में, इस विजय के उपलक्ष्य में चालुक्य जो शासक थे उस समय के हमें देखने को मिलते हैं। उनका नाम हमें जो देखने को मिलता है वो विक्रमादित्य द्वितीय था। विक्रमादित्य द्वितीय थे। इन्होंने जो विक्रमादित्य थे इन्होंने इनको पृथ्वी बल्लभ का जो उपाधि था वो दिया था। इन्होंने इनको पृथ्वी बल्लभ का उपाधि दी थी। इसी जीत के उपलक्ष्य में इन्होंने इनको पृथ्वी बल्लभ का जो उपाधि है वह दिया था। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि विक्रमादित्य द्वितीय थे इन्होंने कांची के अभियान में भी यह सम्मिलित हुआ था। यानी कि यह जो था दंती दुर्ग यह विक्रमादित्य के साथ कांची का जो कह सकते हैं जो कांची का अभियान हुआ था उसमें भी यह सम्मिलित हुआ था और इन्होंने पल्लवों को पराजित किया था। कांची के अभियान में सम्मिलित हुआ था और पल्लवों को पराजित किया था। इस चीज को आप नोट करिएगा कि इन्होंने पल्लवों को पराजित किया था, ऐसा वर्णन हमें देखने को मिल जाता है। और उसके बाद हम देखेंगे कि जो विद्याजित थे यानी कि जो विक्रमादित्य थे जब इनकी मृत्यु हो जाती है उसके पश्चात जो यह शासक थे इन्होंने अपनी कह सकते हैं कि एक
स्वतंत्रता की जो है वो घोषणा कर दी थी। यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूं, चालुक्य शासक विक्रमादित्य के मृत्यु के पश्चात मृत्यु जब हुआ था तो उसके पश्चात इन्होंने, यानी कि जो दंती दुर्ग थे, इन्होंने अपना स्वतंत्रता घोषित कर दिया था। यानी कि स्वतंत्र रूप से कह सकते कि ये मुक्त हो गए थे, उनके अधीन से ये मुक्त हो गए थे और स्वतंत्र रूप से राज्य करने लगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इन्होंने अपना जो राज्याभिषेक है, यह मैंने आपको पहले बताया था, इनका जो राज्यारोहण हुआ था, यानी कि जो राज्याभिषेक हुआ था, वो हमें 733 में देखने को मिलता है। इनका राज्यारोहण 733 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने किया था या कह सकते हुआ था, तो इस प्रकार से आप समझ लीजिएगा कि 733 ईस्वी में इनका राज्यारोहण हुआ था। एक बात और आपको बता दूं कि जब इन्होंने राज्याभिषेक किया था, तो ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने उज्जैन पे अपना जो है वह अपना कह सकते हैं उज्जैन पे अपना शासन किया था। सज्जन के ताम्रअभिलेख में हमें ऐसा वर्णन देखने को मिलता है कि जो दंती दुर्ग थे, उन्होंने उज्जैन पर अधिकार कर लिया था। तो यहाँ पे मैं उसको भी आप लोग को नोट करा देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। संजन अभिलेख में वर्णित है कि इन्होंने उज्जैन पर अपना अधिकार किया था। इन्होंने अपना उज्जैन पे कह सकते हैं कि जो इन्होंने अधिकार किया था, उसके बारे में हमें देखने को मिल जाता है। और यहाँ से इन्होंने हृदय मर्दनान का जो यज्ञ था वो किया था। इन्होंने एक यज्ञ भी किया था, यहीं पर इन्होंने एक यज्ञ था उसको किया था। इसका नाम है हृदय, और इन्होंने यहाँ पर एक यज्ञ किया था जिसका नाम हमें देखने को मिलता है हृदय मर्दनान। और एक बात आपको बता दूं कि इन्होंने एक और भी जो कह सकते हैं कि एक तराजू पे तौलने वाला जो यज्ञ होता है, यानी कि जो तुला पुरुष दान जो हमें देखने को मिलता है, वो यज्ञ भी इन्होंने संपन्न किया था। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इन्होंने दूसरा जो यज्ञ किया है, जो हमें वर्णन देखने को मिलता है, एक तो पहला मैंने आपको बताया कि इन्होंने यहाँ पे ये यज्ञ किया था, और दूसरा जो हमें यज्ञ देखने को मिलता है वो हमें तुलादान का देखने को मिलता है। इन्होंने तुलादान पुरुष यज्ञ किया था। आपको बता दूं जो तुलादान यज्ञ होता था, इसमें क्या होता था कि एक तरफ जो राजा होता था वो बैठता था तराजू पर, और जो दूसरा तरफ होता था उस पे सोने और चांदी रखे जाते थे, जो कि जनता उनको समर्पित करती थी। ऐसे सोने और चांदी वहां पे रखे जाते थे जो कि जनता उन्हें भेंट करती थी, और उनसे उनको तौला जाता था। जब जनता के सोने और चांदी से उनका जो वेट था वो नहीं हो पाता था, तो क्या सोने की वस्तुएं होती थी, माफ कीजिएगा, उनमें चांदी नहीं होता था, उनमें ज्यादा ज्यादा सोने का प्रयोग होता था, और जनता वहां पे लाके उस पे रखती थी, सोना जो थी वो रखती थी, और उससे उनका भार होता था। तो जब वो उनके बराबर वो ऋषियों को वो जो सोना था वो दान किया करते थे अपने बराबर। तो ये जो तुला
पुरुष दान है वो हमें देखने को मिलता है कि इसमें इन्होंने अपने समान जो कह सकते हैं कि अपने समान जो सोने का दान है वो इन्होंने किया था, यानी कि तुला जो पुरुष दान है वो इन्होंने किया था। एक बात और इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है कि इन्होंने एलोरा का दशावतार मंदिर का जो है वह निर्माण करवाया था। इन्होंने एलोरा का दशावतार मंदिर का निर्माण करवाया था। इस प्रकार से हमने आज दंती दुर्ग के बारे में देखा और आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं तक रहेगी, क्योंकि मैं आपको इनके बारे में मैंने आपको बताया, एक प्रारंभिक जो बातें थी वो मैंने आपको बताया दंती दुर्ग के बारे में, राष्ट्रकूट वंश के बारे में जो सारी बातें थी वो मैंने आपको बता दी। तो आप पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि मैं एक साइड हो जाता हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ये समझ रहे कि अब हमें आगे क्या पढ़ना है। तो हम दंती दुर्ग के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कृष्ण प्रथम के बारे में, ध्रुव के बारे में देखेंगे, और जो वंश है उनके बारे में देखेंगे, अमोघ वर्ष के बारे में देखेंगे, और जो तमाम इस गोविंद तृतीय है, गोविंद प्रथम है, गोविंद चतुर्थ है, हम उनके बारे में देखेंगे। तो आगे की जो हमारी क्लास होगी वो हमारा दंती दुर्ग के आगे यानी कि राष्ट्रकूट वंश के ऊपर ही आधारित रहेगी और हम उन्हीं के बारे में देखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकी उपाधियां क्या क्या थी, इन्होंने क्या क्या कार्य किए थे, यह प्रारंभिक हमें ये प्रारंभिक राजा के रूप में हमें देखने को मिलते हैं, जिन्होंने एक कह सकते हैं कि एक सोर्स के रूप में, एक कह सकते हैं कि इस वंश के सोर्स के रूप में यहाँ पे जो है वो निर्माण कार्य जो है वो किया था। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि इनके बारे में, राष्ट्रकूटों के बारे में मैंने आपको बताया प्रारंभिक बातें, तो आप इसको जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो बातें हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको एक बात और बता दूं कि जो राष्ट्रकूट वंश है, इसी में हमें एक मुस्लिम यात्री आते हैं जिनका नाम है सुलेमान। तो सुलेमान ने इनके बारे में जो बताया है वो भी हम देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या बताया है। तो अभी हमारा जो विदेशी यात्रियों का जो भारत में आने में विदेशी यात्री थे, उनमें हमने चीनी यात्रियों तक का जो क्लास था उसको कर लिया था। अब हमें जो तिब्बती यात्री हैं उनके बारे में देखना है। तो क्या है कि हम पहले थोड़ा सा अपनी इस क्लास को आगे बढ़ा देंगे और उसके बाद हम जो वो है उनके बारे में देखना जो है वो स्टार्ट करेंगे फिर से, ताकि क्या होगा कि हमें तिब्बत यात्री और जो मुस्लिम यात्री हैं वो मध्य युग में आते हैं, यानी कि मध्य काल का जब भारत में आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद जब आधुनिक काल का भारत आपको पढ़ाऊंगा, उसमें मैं आपको इन सभी के बारे में बताता हुआ चलूंगा, क्योंकि अभी हमारे जो सोर्स के रूप में है वो हमने यहाँ तक का इकट्ठा कर लिया है। अब हम स्मारकों के बारे में देखेंगे, एक मैं अलग से सीरीज चलाऊंगा जिसमें हम पुस्तकों के बारे में देखेंगे कि क्या क्या पुस्तकें प्रारंभ में हमें देखने को मिलती है। तो हम सबसे पहले जो हमारे प्रारंभिक पुस्तक हैं वेदों के बारे में देखेंगे, उपनिषदों के बारे में देखेंगे और जो बाकी की चीजें हैं उनके बारे में देखेंगे। तो हम उस क्लास में इन सभी बातों को जो डिस्कस है वो करेंगे। तो हम अभी जो चीनी यात्री है हमने इसको यहाँ पे छोड़ा है और अब हम पुस्तकों के ऊपर अपना क्लास जो है वो स्टार्ट करेंगे। और यहाँ से बाद जब हम मध्यकाल में जाएंगे तो हम तिब्बत यात्री, हो सकेगा तो तिब्बत यात्री मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि कभी कभी हमें इनका जो वर्णन है वो हमें प्राचीन काल में देखने को मिल जाता है। तो हम इनके बारे में भी इसी में हो सकेगा तो सेंटेंस में बात कर लेंगे। और उसके बाद हम जो सुलेमान है उन सभी के बारे में थोड़ी बहुत जो झलक है वो मैं आपको दे दूंगा, जो मुस्लिम यात्री हैं उनके बारे में आपको बता दूंगा। इस प्रकार से आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी यहीं तक रहेगी और उसके बाद की जो क्लास होगी वो हम आगे देखते हुए चलेंगे। तो चलते हैं आज क्लास। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर लें। चलते हैं, जय हिंद।